Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum and welcome back to my channel. I am your teacher Muhammad Aslan Sati and I am back with another informative lecture. Before starting today's lecture, I request you all to kindly subscribe to my channel for more knowledgeable content. So students, in today's lecture, we will be solving the physics MCQs as a practice for admissions at different medical फील्ड्स एट ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी कराची। सो आज का जो फिजिक्स के मैंने एमसीक्यूज बनाए हैं या जो आज का मैंने प्रैक्टिस पेपर आपके लिए सॉल्व करूंगा इंशाल्लाह, उसका पेपर पैटर्न या उसका डिफिकल्टी लेवल मोर और लेस वैसा ही है जैसा ज़ियाउद्दीन के अंदर आपके पास क्वेश्चन के अंदर मेडिकल साइंसेज की जो डिफरेंट फील्ड है जिसमें आपका डीपीटी है, मेडिकल टेक्नोलॉजी है, रेडियोलॉजी है और बाकी जितनी भी रेलिवेंट फील्ड्स जो हैं बायोटेक्नोलॉजी वगैरह, जो बाकी जितनी भी रेलिवेंट फील्ड्स ज़ियाउद्दीन के अंदर मेडिकल से रिलेटेड हैं, ये जो पेपर है आज का उसका डिफिकल्टी लेवल बिल्कुल वैसा ही है और एमसीक्यूज का पूछे जाने का पैटर्न भी बिल्कुल वैसा ही है। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। सो क्वेश्चन नंबर वन में एग्जामिनर आपको पूछ रहा है व्हाट इज द सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट ऑफ फोर्स। द सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। सो ऑप्शन सी इज द राइट चॉइस है। इन द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इलेक्ट्रॉन्स आर रिजेक्टेड फ्रॉम अ मेटल सरफेस व्हेन एक्सपोज्ड टू। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन्स कब इजेक्ट होते हैं फ्रॉम अ मेटल सरफेस। सो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की जो डेफिनेशन है दैट इज कि जब आप किसी मेटल को जो है एक्सपोज करते हो टू लाइट, ठीक है, जब आप एक मेटल के ऊपर लाइट जो है फॉल करवाते हैं तो उसके अंदर से अगर इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होते हैं, इमिट होते हैं, सो दिस फिनोमेना इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सो व्हेन लाइट फॉल्स ऑन अ सरफेस और उसके अंदर से अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन्स नॉकआउट होते हैं, सो दिस फिनोमेना इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सो द राइट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन बी, लाइट। Moving on to the next question, the displacement time graph of an object moving with a uniform velocity is. So displacement time ग्राफ आपसे पूछ रहा है ऐसी बॉडी का जो कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है, उसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या होगा। सो मैं आपको तीनों ग्राफ बता देता हूँ। कांस्टेंट का भी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, बॉडी एट रेस्ट पड़ी हो उसका भी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, वेरिएबल का भी आपको मैं बता देता हूँ। सो अगर एक बॉडी, सो आई एम ड्राइंग द ग्राफ फॉर यू गाइस, ठीक है, यहाँ पे आप एक्स एक्सिस पर टाइम लोगे और डेफिनेटली वाई एक्सिस पे आप डिस्प्लेसमेंट लोगे या डिस्टेंस लोगे। सो if a body is at rest or it is moving with a constant it's covering constant displacement, ठीक है, in constant time, तो उसका जो ग्राफ होगा आपके पास that will be a ग्राफ जो कि बिल्कुल आपके पास स्ट्रेट होगा just like this, right? So it is a graph for a body which is at rest. So अगर आपके पास एक बॉडी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हो जो कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है, सो उसका ग्राफ आई एम ड्राइंग इन द रेड कलर, सॉरी इन द ग्रीन कलर। सो उसका जो ग्राफ होगा जो कि बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है उसका ग्राफ विल बी लाइक दिस, आई हैव शोन इन द ग्रीन। और जो बॉडी वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है, ठीक है, वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है अगर आपके पास, तो उसके लिए जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होगा आपके पास वो ना वेरिएबल फॉर्म होगा या वेरिएबल शेप होगा। सो दिस वाज ऑल रिलेटेड टू द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया। सो बॉडी मूविंग विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी अगर है और उसका वेलोसिटी यूनिफॉर्म है तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व होगा, ठीक है, दैट विल बी अ स्ट्रेट लाइन द पॉजिटिव स्लोप, जो कि ये मैंने आपको यहाँ पे ग्रीन के अंदर जो रिप्रेजेंट किया था। सो ऑप्शन बी हियर इज द राइट चॉइस। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्केलर क्वांटिटी, वेलोसिटी इज द वेक्टर क्वांटिटी, एक्सेलरेशन इज द वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स इज द वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इनमें जो उनकी डायरेक्शन है इनके मैग्नीट्यूड के साथ साथ वो मैटर करती है। सो स्पीड हेयर इज अ स्केलर क्वांटिटी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है द वर्क डन बाय अ फोर्स इज जीरो इफ द फोर्स इज। So the work done by a force is given as W is equals to F into D into cos of theta. So we know that cos 90 degree is zero. So where theta is the angle between the force and displacement. So अगर ये दोनों परपेंडिकुलर होंगे यानी इट मीन्स कि अगर वो 90 डिग्री का एंगल बना रहे होंगे, सो cos 90 जीरो होता है तो आपका कंप्लीट जो वर्क डन है वो क्या हो जाएगा, आपके पास जीरो हो जाएगा। So option A is the right choice. So kinetic energy of an object is directly proportional to. So kinetic energy of an object is given by Ke is equals to 1 by 2 mv square. So your 1 by 2 is constant, mass is constant. So it means that kinetic energy is directly proportional to the square of the velocity. So squared velocity के वो directly proportional है. The pressure exerted by a liquid at a given depth is given by. So the pressure at a liquid is given by P is equals to rho gh, where rho is the density, right? G is the gravitational acceleration and h is the height of the
ऑफ दैट, वो जो लिक्विड कितना, लिक्विड के अंदर कितना जो है वो सबमर्ज हुआ है, ठीक है, जितना ज़्यादा सबमर्ज होगा, जितनी हाइट ज़्यादा होगी आई मीन, तो उतना ज़्यादा प्रेशर भी आपका ज़्यादा होगा, ठीक है. So the pressure exerted by liquid at a given depth depends upon the volume of the liquid, the shape of the container, the density of the liquid. So अगर आप इसमें देखो तो rho is the density, so it depends upon the density of the liquid. So next question में examiner आपसे पूछ रहा है, in the laws of thermodynamics the first law represents the law of, so the first law of thermodynamics is also known as law of conservation of energy, ठीक है, कि no energy enters or leaves an isolated system, और जो इसकी mathematical form है that is given as delta U is equals to Q minus W, where Q is heat, W is the burden on the system, and delta U is its internal energy. So the next question is, the thermal conductivity of a material defines how well it conducts heat, how easily can it be deformed, well it retains temperature, resistant it is to electricity. So thermal conductivity अगर किसी मटेरियल की ज़्यादा है तो उसका मतलब है कि हीट कंडक्ट करने की सलाहियत भी उसकी, उसकी जो कैपेसिटी है टू कंडक्ट हीट वो भी ज़्यादा है. सो ऑप्शन ए हियर इज द राइट चॉइस. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेव लेंथ ऑफ अ sound wave is inversely proportional to. So we have the relationship V is equal to F lambda, where F is the frequency of the wave, V is the velocity of the wave, and lambda is the wavelength, right? ठीक है. So V speed है यहाँ पे हमारे पास, F frequency है, lambda जो है that is wavelength. So wavelength वो पूछ रहा है आपसे कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके. So अगर आप wavelength को यहाँ से सेपरेट करते हो तो this will become V by F. So wavelength is inversely proportional to the frequency. So moving on to the next question, the phenomena of light bending when it passes from one medium to an other medium is known as refraction. ठीक है जी. So जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर इंटर होती है तो अपने पाथ से बेंड अवे होती है, अपनी स्पीड को भी चेंज करती है. So this phenomena is known as refraction. Moving on to question number 12, which of the following waves require a medium for propagation? So students, there are two types of waves, remember, ठीक है. आपके पास two types of waves होती हैं, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक waves होती हैं और एक आपके पास मैकेनिकल waves होती हैं. So the mechanical waves हैं, ठीक है, they require a medium for their propagation. So they require a medium for their propagation, or to travel they require a medium, whereas the electromagnetic waves do not require a medium for their propagation. So they don't require a medium, whereas the mechanical waves they do require a medium for their propagation. So light waves, radio waves, the X-rays, they are all the types of electromagnetic waves because they can travel in vacuum, they can travel without any medium. So sound waves require a medium for their propagation. So the next question, the time period of a simple harmonic motion is the time taken for. So सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर बॉडी को कितना टाइम लगेगा, जो बॉडी एग्जिबिट कर रही है सिंपल हार्मोनिक मोशन, उसको कितना टाइम लगेगा कि वो एक जो अपना ट्रिप है, राउंड ट्रिप है, अपनी एक ऑसिलेशन है वो कंप्लीट करे. सो ऐसा टाइम जो है वो टाइम पीरियड कहलाता है. सो द टाइम फॉर द वन कंप्लीट ऑसिलेशन इज नोन एज द टाइम पीरियड. फॉर एग्जांपल अगर मैं सिंपल पेंडुलम का केस लेता हूँ, तो सिंपल पेंडुलम के केस के अंदर जो हमारा पेंडुलम है वो जब मीन पोजीशन से स्टार्ट करेगा अपना सिंपल हार्मोनिक मोशन स्टार्ट करेगा, वो एक एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएगा, वापस आएगा मीन पोजीशन पे, सेकंड एक्सट्रीम पोजीशन पे जाने के बाद जब वापस अपनी मीन पोजीशन के ऊपर आएगा तो एक ऑसिलेशन कंप्लीट होगी. सो द टाइम टेकन बाय अ बॉडी टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज नोन एज इट्स टाइम पीरियड. मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 14. क्वेश्चन नंबर 14 में एग्जामिनर आपसे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज a good conductor of electricity. So if the materials are good conductor of electricity, so जो metals होते हैं they are good conductors of electricity or heat. So rubber, wood, plastic, they are all insulators. So copper here is the right choice. Moving on to question number 15, the charge of an electron is always negative. It was an easy question. So again इनका difficulty level मैंने more or less जो है जो ज़ियाउद्दीन के अंदर आपका टेस्ट आता है, जो different चीज़ें पूछी जाती हैं उसी के relevant जो है वो मैंने इंक्लूड किया. कहता है magnetic field lines always originate from which pole of the magnet. तो एक बात जा रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती हैं दे ओरिजिनेट फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड एंड एट द साउथ पोल, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती हैं दे ओरिजिनेट फ्रॉम द पॉजिटिव साइड एंड दे ओरिजिनेट फ्रॉम द पॉजिटिव साइड एंड दे गो टुवर्ड द नेगेटिव चार्ज एंड नेगेटिव साइड. ठीक है, तो नॉर्थ पोल इज द राइट आंसर. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायरेक्शन of the force on a current carrying conductor in the magnetic field is given by. So the direction of the magnetic field in a current carrying conductor is given by Fleming's left hand rule. So the right option here is option B, and that is Fleming's left hand rule. So question number 18. Question number 18 में एग्जामिनर आपको कह रहा है electromagnetic induction is the process of generating. So electromagnetic induction is the process of generating electric current. ठीक है, so Faraday's law of electromagnetic induction क्या कहता है कि rate of change of flux जो होता है वो EMF इंड्यूस करता है, और इंड्यूस्ड EMF जो है वो इंड्यूस करंट जो है वो इंड्यूस पैदा करती है, जनरेट करती है.
So light passing through a prism undergoes. So whenever the light passes through a prism, it disperses into जो उसके 7 कलर्स हैं, ठीक है, उसके अंदर वो डिस्पर्स करती है लाइट और रिफ्रैक्ट भी होती है, क्योंकि पास ऑन हो गया फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, सो वो अपने पाथ से भी बेंड करती है. सो देयर फॉर द राइट ऑप्शन हेयर इज ऑप्शन बी कि रिफ्रैक्शन और डिस्पर्शन दोनों जो है होगा. सो प्रिज्म के अंदर से जब भी लाइट पास करेगी, सो वाइट लाइट स्प्लिट हो जाती है इनटू वो जो 7 उसके कलर्स है उसके अंदर, अपार्ट फ्रॉम दैट वो अपने पाथ से भी बेंड करती है. Moving on to question number 20, modern physics primarily deals with, so modern physics जो है वो primarily deal with the quantum mechanics and the theory of relativity. So option B is the right choice. So the buoyant force of an object submerged in a fluid depends upon. So the buoyant force of a buoyant force होती क्या है, चले पहले मैं आपको बता देता हूँ. So buoyant force स्टूडेंट्स ऐसी फोर्स को आप कहते हो कि जब आप एक ऑब्जेक्ट को सबमर्ज करते हो लिक्विड के अंदर या फ्लूइड के अंदर, जब आप उसको सबमर्ज करते हो तो जो उसके ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में या अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स exert होती है, that force is known as the buoyant force, and the buoyant force is given by rho. Rho is the density of the fluid, v volume and g gravitational acceleration. So the volume of the fluid के ऊपर जो है ये डिपेंड करता है, ठीक है जी. So moving on to question number 22, the escape velocity from the earth's surface is approximately, escape velocity की वैल्यू पूछ रहा है आपसे. So इसको escape velocity का फॉर्मूला क्या होता है, that is under root g m by r. r वो रेडियस है जिसके ऊपर, ठीक है, उसने रिवॉल्व करना है उस सैटेलाइट ने, या रेडियस ऑफ द अर्थ भी आप इसको ले सकते हो. तो इसकी जो वैल्यू है दैट इज 11.2 किलोमीटर पर सेकंड. अगेन द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट सपोर्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ द लाइट वेव्स बिहेव्स एज. फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के मुताबिक जो लाइट है इट हैज अ डुअल नेचर, ठीक है. सो जो आपकी लाइट की डुअलिटी है उसकी बात करते हैं. सो लाइट आल्सो एक्ट्स एज अ वेव एज वेल एज अ पार्टिकल. मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 24, द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ कंप्रेस्ड स्प्रिंग इज नोन एज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है जी. अगर आपके पास पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू हाइट है, ठीक है, फ्रॉम अ सर्टेन सरफेस, फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, तो आप उसको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहते हो. अगर स्प्रिंग की कंप्रेशन या इलॉन्गेशन की वजह से, तो दैट इज नोन एज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. सो एम्पीयर इज द यूनिट ऑफ करंट, रिमेंबर, ठीक है. आपकी आसानी के लिए मैं करवा देता हूँ इसको. वोल्ट इज द यूनिट ऑफ आपका ईएमएफ है, वोल्टेज है या पोटेंशियल डिफरेंस है. कूलम इज द यूनिट ऑफ चार्ज, ठीक है, और फेरेड इज द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस. सो द राइट आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर सी. मैंने आपको बाकी यूनिट्स बता दिए फॉर योर कन्वीनियंस, ठीक है, ताकि अगर आपके पेपर में ऐसा कोई रेलेवेंट क्वेश्चन आ जाए तो आप इजीली उसको बता सको. मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 25, व्हेन द टेंपरेचर ऑफ अ गैस इंक्रीजेस इट्स काइनेटिक एनर्जी. डेफिनेटली द काइनेटिक एनर्जी विल आल्सो इंक्रीज. जब आप टेंपरेचर इंक्रीज करते हो तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स इंक्रीज करती है. इन रिटर्न उनकी वाइब्रेशन भी आल्सो इंक्रीज. सो ऑप्शन बी इज द राइट चॉइस. सो मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 27, heat transfer through direct contact between the molecules is known as. So direct contact की वजह से heat transfer होता है या heat conduction होती है, that process is known as conduction. Radiation के अंदर जो heat transfer होता है that is in the form of waves. So again आपकी convenience के लिए बता दिया. Convection क्या होता है, convection के अंदर आपके पास जो मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स की वजह से फ्रॉम अ प्लेस ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस, या आप कह सकते हो कि कहाँ पे जो हाई एनर्जी मॉलिक्यूल ऑफ द फ्लूइड पड़े हुए वहां से वो लोअर एनर्जी प्लेस की तरफ मूव करते हैं. तो दिस प्रोसेस इज नोन एज कन्वेक्शन. सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ वैक्यूम ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रैवल एट. सो वैक्यूम के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स दे ऑल ट्रैवल विद द स्पीड ऑफ लाइट एंड दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड. मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 29. सो क्वेश्चन नंबर 29 में एग्जामिनर आपसे कह रहा है which phenomena explains the blue color of sky. So blue color of sky is explained by the scattering of light, ठीक है. So scattering of light क्या होता है कि लाइट अपने पाथ को लीव करती है, स्प्रेड आउट करती है इनटू डिफरेंट डायरेक्शन. दिस फिनोमेना नोन एज स्कैटरिंग. जो होलोग्राफी होती है वो भी फिनोमेना जो है वो भी स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से ही होता है. मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 30, द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज आल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया एंड वाज फॉर्मुलेटेड बाय. यानी फर्स्ट लॉ किसने दिया था. तो फर्स्ट लॉ बहुत इजी है, ठीक है, न्यूटन ने दिए थे लॉज ऑफ ग्रेविटेशन. और फर्स्ट लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज आल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया. वो ये कहता था कि अगर आप एक बॉडी के ऊपर फोर्स लगाओगे तो तब तक वो बॉडी वहीं पे पड़ी रहेगी अनलेस अनटिल कोई फोर्स आप उस पर नहीं लगाते. और अगर एक बॉडी जो है अपनी स्टेट ऑफ मोशन को बेसिकली चेंज नहीं करेगा, अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, अगर मोशन में है तो मूव करता रहेगा अनलेस अनटिल आप उसकी स्टेट को चेंज करने के लिए एक फोर्स जो है उसके ऊपर एक्सर्ट नहीं करोगे. So moving on to question number 31. Question number 31 में एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है प्रोजेक्टाइल इज लॉन्च्ड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्रीज. द हॉरिजॉन्टल रेंज इज मैक्सिमम एट दिस एंगल बिकॉज. सो हॉरिजॉन्टल रेंज क्यों मैक्सिमम होती है, सो मैं आपको बता देता हूँ. देखो
जो रेंज है ना आपके प्रोजेक्टाइल की, दैट इज गिवन बाय वी आई स्केयर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी। सो जब आप 45 डिग्री के ऊपर आप इसको लॉन्च करते हो, मैक्सिमम रेंज इसके ऊपर होती है, सो वो हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा एंगल आपका, ये जो सारे की सारी वैल्यू है, ठीक है, यहाँ पे दैट विल बिकम 90 डिग्री। सो दिस विल बी वी आई स्केयर साइन 90 डिवाइडेड बाय जी। सो साइन 90 की वैल्यू इज 1, सो वी आई स्केयर बाय जी आ जाएगा। सो इस केस में आपका क्या होता है कि जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी होते हैं दे बिकम इक्वल, राइट। तो मैंने आपको मैक्सिमम रेंज के लिए सॉल्व भी करके बता दिया और उसकी रीजन भी आपको मैंने डिस्कस कर लिया आपके साथ। कहते हैं काइनेमैटिक्स द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ डिपेंड्स। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है, ठीक है। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है, हमारे पास एक्सेलरेशन होता है। अगर आप वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ लोगे सो आपके पास एक्सेलरेशन आ जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट चॉइस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी। टाइम की कोई डायरेक्शन नहीं है, स्पीड की भी नहीं है, डिस्टेंस की भी नहीं, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेरी इजी क्वेश्चन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है द एफिशिएंसी ऑफ अ हीट इंजन इज डिटरमाइंड बाय। सो एफिशिएंसी जो होती है वो दैट इज गिवन बाय जो आपकी इनपुट एनर्जी है, ठीक है, जो आपने इनपुट अमाउंट ऑफ हीट दी है उसमें से जो आप आउटपुट के ऊपर आपके पास हीट कन्वर्ट हुई है इनटू यूजफुल फॉर्म ऑफ एनर्जी डिवाइडेड बाय जो इनपुट हीट है आपकी, ये इनपुट एनर्जी है आपकी। तो इससे आप जो एफिशिएंसी देते हो। अगर आप इसको परसेंटेज एफिशिएंसी में कन्वर्ट करोगे तो साथ आप 100 से मल्टीप्लाई करा दोगे तो पता ये चला कि एफिशिएंसी सोलली डिपेंड्स अपॉन द डिफरेंस ऑफ दिस, जो टेम्परेचर डिफरेंस की बात वो कर रहा है, हीट की बात कर रहा है। सो इट कैन आल्सो बी रिटन एज टी इन माइनस टी आउट डिवाइडेड बाय टी इन। सो एफिशिएंसी कैन बी गिवन इन दिस फॉर्म, परसेंटेज एफिशिएंसी कैन बी गिवन इन दिस फॉर्म। हीट की फॉर्म में लिखो, टेम्परेचर की फॉर्म में लिखो, एक ही बात है। हीट एनर्जी और टेम्परेचर बताता है कितना ट्रांसफर ऑफ हीट वहां पे हुआ है। So the resistance of a wire depends. The resistance of a wire increases when. So the resistance of wire depends on R is equal to rho L by A. So it is directly proportional to the length of the conductor. It is inversely proportional to the scale to the area of the conductor. ठीक है, and where is rho is the resistivity. ठीक है, resistivity जो है वो डिपेंड करती है कि नेचर ऑफ मटेरियल जो है वो क्या है। सो कॉपर के लिए वो डिफरेंट होगी रेजिस्टिविटी की वैल्यू, सिल्वर के लिए डिफरेंट होगी, गोल्ड के लिए डिफरेंट होगी, आयरन के लिए डिफरेंट होगी। सो रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इंक्रीजेस। तो रेजिस्टेंस आप कैसे इंक्रीज करोगे? सो रेजिस्टेंस आप देख रहे हो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। सो इट मींस कि अगर आपकी लेंथ इंक्रीज करेगी तो आपकी रेजिस्टेंस भी इंक्रीज करेगा। मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 36। In fluid dynamics, Bernoulli's principle states that an increase in the speed of a fluid results in, ठीक है। सो बर्नौली प्रिंसिपल क्या कहता है? बर्नौली प्रिंसिपल आपको कहता है कि P plus 1 by 2 rho V square plus rho GH is constant. So ठीक है, it is equal to a constant. अब मैं आपको बताता हूँ, rho is the density. तो डेंसिटी है ये आपके पास, ठीक है, और V आपके जो फ्लूइड की स्पीड है या वेलोसिटी है, H हाइट है, G ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, P आपका प्रेशर है। तो बेसिकली ये कहता है कि जो आपका सम है प्रेशर का, काइनेटिक एनर्जी का, और ये जो पोटेंशियल एनर्जी है इसका जो सम है सारे का सारा ये कांस्टेंट रहता है। सो बर्नौली प्रिंसिपल के मुताबिक अगर आप इंक्रीज करते हो ना स्पीड ऑफ द फ्लूइड को तो प्रेशर जो है वह रिजल्ट क्या होगा? डिक्रीज होगा, क्योंकि इस सारे ने कांस्टेंट रहना है। तो इस सारे सामने जब कांस्टेंट रहना है तो अगर आपने V की वैल्यू को इंक्रीज कर दिया इसका मतलब है प्रेशर डिक्रीज करेगा। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 37। द फोकल लेंथ ऑफ अ कन्वेक्स लेंस, द फोकल लेंथ ऑफ अ कन्वेक्स लेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। लेंस फॉर्मूला क्या होता है आपके पास? 1/f is equal to 1/p plus 1/q, where p and q are object height and image height respectively. So moving on to question number 38. Examiner is asking, in simple harmonic motion, the acceleration of an object is directly proportional to. So the acceleration of an object is directly. So SHM की definition यही है कि a type of motion in which the acceleration is directly proportional to the displacement of the object and is always directed towards the mean position. So negative sign ये बता रहा है कि it is always directed towards the mean position. So option B is the right choice here. So moving on to question number 39. A transformer operates on the principle of. So the transformer operates on the principle of Faraday's law of electromagnetic induction. ठीक है, एक प्राइमरी कॉइल होती है आपके पास, एक आपके पास सेकेंडरी कॉइल होती है। जब आप प्राइमरी कॉइल के अंदर फ्लक्स को जो है वो चेंज करते हो, एज अ रिजल्ट आपके पास सेकेंडरी कॉइल के अंदर फ्लक्स जो है वो प्रोड्यूस होता है, ईएमएफ इंड्यूस होता है, करंट इंड्यूस होता है, और डिपेंडिंग अपॉन के नंबर ऑफ टर्न्स कितने कम या ज्यादा होंगे तो आपके पास स्टेप अप या स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होगा। स्टेप अप ट्रांसफार्मर वो होगा कि जो इनपुट वोल्टेज को इंक्रीज कर देगा, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर वो होगा जो कि इनपुट वोल्टेज की वैल्यू को आउटपुट के ऊपर जो है वो डिक्रीज कर देता है। स्टेप अप में इंक्रीज हो जाती है, स्टेप डाउन में वो डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। और जो इनपुट और आउटपुट पावर होती है, सो प्राइमरी और सेकेंडरी पावर्स आपकी सेम रहेंगी। वी एस आई एस इज इक्वल टू वी पी आई पी। एक इक्वेशन आपके पास ये बनेगी। सेकेंड इक्वेशन जो आपके पास बनेगी, ठीक है, दैट इज एन एस बाय
NP is equals to VS by VP. So NS and NP are the number of turns in the secondary and the primary coil, whereas VS and VP are the voltages at secondary and primary आपकी जो voltages हैं, ठीक है. So moving on to the next question, when two waves meet and superimpose, the resulting phenomena is known as, yes, interference है, ठीक है. सुपर पोजिशन जो है वो आपके पास क्या होता है, इंटरफेरेंस होता है. वो कंस्ट्रक्टिव भी हो सकती है. कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इस तरीके से होती है कि दोनों वेव्स इस तरीके से ऐड होंगे, एक क्रस्ट के ऊपर दूसरे का क्रस्ट और एक ट्रफ के ऊपर दूसरे का ट्रफ जब फॉल होगा तो दोनों ऐड अप हो जाएंगे. डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होगी, मैं रेड के अंदर ड्रॉ कर रहा हूँ, अगर वो उसके ऑपोजिट है तो फिर इस केस में जो आपकी आउटपुट है वो एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी कि दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल था बट ऑपोजिट था. तो सुपर इम्पोजिशन जो है वो इंटरफेरेंस है. डिफ्रैक्शन क्या है, बेंडिंग ऑफ वेव्स अराउंड द कॉर्नर है. रिफ्लेक्शन क्या है कि एक सरफेस के ऊपर लाइट फॉल करे और टकरा के वापस चली जाए, जिस फिनोमेना रिफ्लेक्शन. और रिफ्रैक्शन क्या है कि एक सरफेस के ऊपर लाइट फॉल करे, वो पास ऑन हो जाए टू द सेकंड मीडियम, बेंड अवे करती है अपने पाथ से, अपनी स्पीड को चेंज करती है, तो दैट फिनोमेना रिफ्रैक्शन, ठीक है. व्हाट इज द चार्ज ऑफ अ प्रोटॉन. सो चार्ज ऑफ अ प्रोटॉन जो है, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, प्लस 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्स. इलेक्ट्रॉन पे भी इतना ही चार्ज होता है बट इलेक्ट्रॉन के चार्ज की वैल्यू नेगेटिव होती है, प्रोटॉन के चार्ज की वैल्यू पॉजिटिव होती है, ठीक है. सो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ द करंट थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू. ओम लॉ क्या स्टेट करता है, ओम लॉ स्टेट करता है कि V इज प्रोपोर्शनल टू I, वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, और V इज इक्वल टू IR, R यहाँ पे रेजिस्टेंस होती है. सो द करंट थ्रू अ कंडक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज. आपका नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. द स्पीड ऑफ द साउंड इज हाईएस्ट इन. सो सॉलिड के अंदर स्पीड ऑफ साउंड जो है सबसे ज्यादा होती है. रीजन उसकी क्या है कि मॉलिक्यूल्स दे आर टाइटली पैक्ड, दे आर मोर क्लोजर टू वन अनदर एज कंपेयर टू लिक्विड्स या आपके पास जो गैसेज हैं. तो सबसे ज्यादा जो स्पीड ऑफ साउंड होती है वो सॉलिड्स में होती है, ठीक है, सॉलिड्स के अंदर होती है आपके पास. उसके बाद सेकंड नंबर पे आपके पास फ्लूइड्स में होती है, ठीक है, और उसके अंदर लिक्विड्स के अंदर ज्यादा होती है और गैसेज के अंदर आपके पास लीस्ट होती है, कम होती है. सो एयर गैस है, कम है वहाँ पे स्पीड ऑफ साउंड एज कम्पेयर टू वाटर. वैक्यूम के अंदर तो साउंड ट्रैवल ही नहीं कर सकता क्योंकि वो मैकेनिकल वेव है, इट रिक्वायर्स अ मीडियम फॉर इट्स प्रोपोगेशन. स्टील क्योंकि एक सॉलिड है, मॉलिक्यूल्स आर टाइटली पैक्ड वन अनदर, सो द राइट आंसर हियर इज स्टील. मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 44. कहता है द डॉपलर इफेक्ट इज द चेंज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव ड्यू टू. तो डॉपलर इफेक्ट स्टूडेंट्स आपको क्या बताता है, जब आपका सोर्स या आपका ऑब्जर्वर में से कोई एक मोशन में है या दोनों मोशन में है, आइदर दे आर मूविंग टुवर्ड्स वन अनदर, आइदर दे आर मूविंग अवे फ्रॉम वन अनदर, या एक रेस्ट में है दूसरा मूव करता हुआ उसके करीब आ रहा है या उससे दूर जा रहा है. तो ये रिलेटिव जो इफेक्ट होता है, जो चेंज होता है फ्रीक्वेंसी का टू द रिलेटिव मोशन ऑफ द सोर्स और द ऑब्जर्वर, ठीक है, या फिर दोनों का जो रिलेटिव मोशन है, सो इससे रिलेट करता है. सो रिलेटिव मोशन बिटवीन द सोर्स एंड ऑब्जर्वर इज द राइट आंसर. द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट. करंट की डेफिनेशन ये है, फ्लो ऑफ चार्जेस. इजी क्वेश्चन था ये. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. इन अ पैरेलल सर्किट द टोटल रेजिस्टेंसेस. सो जब आप रेजिस्टेंसेस को पैरेलल में कनेक्ट करते हो ना स्टूडेंट्स, तो आपके पास होता क्या है कि द पैरेलल रेजिस्टेंस इज गिवन एज 1/R, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है दैट इज 1/R1 + 1/R2, राइट. सो ये आपके पास पैरेलल जो है केस के अंदर इसकी जो वैल्यू है वो इंडिविजुअल वैल्यू से भी डिक्रीज कर जाती है, और जब सीरीज में आप उनको कनेक्ट करते हैं तो सिंपली ऐड अप. सो वो क्या होती है, वो सब के सम से, सब की वैल्यू से इंक्रीज कर जाती है क्योंकि वो सबका सम होती है. सो इन द केस ऑफ पैरेलल वो डिक्रीज कर जाएगी फ्रॉम द इंडिविजुअल वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस, और इन जो आपका सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेज है उसके अंदर वो इंक्रीज कर जाएगी क्योंकि सबका वहां पे सम हो रहा होता है. तो सीरीज के अंदर आप क्या करते हो, टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए आप सिंपली उनको सम अप कर देते हो. सो लेस देन द स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस जो आ जाएगा. अ कन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म्स एन इमेज दैट इज. तो कन्वेक्स मिरर के अंदर जो इमेज बनता है दैट इज ऑलवेज वर्चुअल एंड अपराइट. मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 48. द मैग्नेटिक फ्लक्स through a surface is maximum when the angle between the magnetic field and the surface is. So the magnetic flux is given by B dot A cos of angle. So cos 0 is 1. So cos 0 degree is 1. So ये सारे का सारा फैक्टर 1 हो जाएगा. सिंपली B dot A आ जाएगा which is the maximum value. ठीक है, B dot A आ रहा है तो 0 डिग्री आ जाएगा. आपके पास 90 के ऊपर तो 0 हो जाएगा, 180 के ऊपर -1 हो जाएगा, ठीक है, और 45 डिग्रीज के ऊपर ये 1/√2 हो जाएगा. सो सबसे ज़्यादा वैल्यू जो गिवन एंगल्स हैं यहाँ पे उसमें 0 डिग्री के ऊपर ही मैक्सिमम वैल्यू वैसे भी बनती है. सो द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अकर्स व्हेन द लाइट मूव्स फ्रॉम अ डेंसर टू अ रेयर मीडियम, अ रेयर टू अ डेंसर मीडियम. सो जब भी लाइट एक डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है तो फिनोमेना ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो सकता है. तो क्या होता है कि लाइट वापस बेंड अवे होने के बजाय बेंड इन टू द सेम मीडियम हो जाती है, और इसको हम यूज़ करते हैं अपने ऑप्टिकल फाइबर्स के अंदर,
हमारे डिफरेंट फिनोमेना के अंदर। सो डेंसर टू द रेजर मीडियम इज द राइट चॉइस, ठीक है। और इसमें एक बात याद रखना कि क्रिटिकल एंगल क्या होता है। क्रिटिकल एंगल वो एंगल होता है कि जिसके ऊपर आपका जो इंसिडेंट एंगल की वो वैल्यू जिसके ऊपर आपका रिफ्लेक्टेड एंगल 90 डिग्री के ऊपर बैंड हो जाता है ऑन द सरफेस ऑफ द जो आपका मीडियम है उसके ऊपर ही वो स्मूथली स्लाइड करना शुरू कर देता है, तो वो क्रिटिकल एंगल कहलाता है। सो दैट इज ऑल्सो अ रेलेवेंट थिंग, ठीक है। सो मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 50, द सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट ऑफ पावर इज जूल इज द यूनिट ऑफ वर्क, वॉट इज द यूनिट ऑफ पावर, न्यूटन इज द यूनिट ऑफ फोर्स, पास्कल इज द यूनिट ऑफ प्रेशर, ठीक है। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी 50। सो दिस वाज ऑल टुडे। मैंने आपके लिए कुछ क्वेश्चंस का डिफिकल्टी लेवल बिल्कुल वैसा ही रखा है जैसे आपके एंट्रेंस टेस्ट के अंदर आएगा इंशाल्लाह। सो आपके लिए प्रैक्टिस है। अब आपको आइडिया हो चुका होगा क्योंकि आपने से बहुत से लोग मुझे कहते हैं कि इसके ऊपर एक रेलिवेंट वीडियो आप ऐड करें। सो मेरा ख्याल है अब आपको आइडिया हो गया होगा कि क्या डिफिकल्टी लेवल होता है। सो आपको बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट पेपर नहीं होगा। मेडिकल साइंसेज डिफरेंट जितनी भी ज़्यादा के अंदर है और इसका जो डिफिकल्टी लेवल होगा वो इजी टू मीडियोकर ही होगा इंशाल्लाह। चाहे वो नर्सिंग के प्रोग्राम्स हैं, डीपीटी के प्रोग्राम्स हैं, मेडिकल टेक्नोलॉजीज के प्रोग्राम है, जितने भी वहाँ पे मेडिकल के प्रोग्राम्स जो हैं बैचलर्स लेवल के ज़ियाउद्दीन के अंदर है उनके एंट्रेंस टेस्ट का डिफिकल्टी लेवल फिजिक्स का इंशाल्लाह सिमिलर होगा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपके लिए केमिस्ट्री के प्रैक्टिस क्वेश्चन लेके आऊँगा। आप उनको प्रैक्टिस करना और फिर अपनी डिफरेंट बुक्स में से उन्हीं तरह के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना ताकि आपकी अच्छी प्रिपरेशन हो सके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू एंड अल्लाह। Like, comment, and subscribe.